हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्न भाषाओं में से किस भाषा को देवनागरी लिपि में लिखते हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा हिंदी भाषा को। चलिए, स्थापत्य के उत्तर भारत की एक विशेष शैली को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा नागर शैली। ऑप्शन बी हो जाएगा नागर शैली। बच्चों, मैं आपको बता देता हूं कि हम लोग क्वेश्चन करेंगे और फटाफट उसका आंसर करेंगे, ठीक है। क्योंकि आपका एग्जाम में बच्चों समय बहुत कम है, तो मैं आपको समय को देखते हुए कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चलिए चलिए, तीसरा प्रश्न है कि टकसाल शब्द का अर्थ है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा जहां सिक्के ढलते हैं। जिस किस शासक ने ऐसा सिक्का चलाया जिस पर नागरी लिपि में रामसीय शब्द अंकित है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा बादशाह अकबर ने। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का बच्चों व्यक्तिगत नाम क्या था। तो देव था, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा। काशी क्या है। काशी क्या है तो देवनगरी। कर्नाटक प्रदेश का श्रवणबेलगोल स्थान किसका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। तो ऑप्शन सी हो जाए, ऑप्शन डी हो जाएगा जैनों का। धारा नगरी का कौन शासक अपने विद्या अनुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है। तो परमार शासक भोज। ऑप्शन सी हो जाएगा परमार शासक भोज। या ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं बच्चों कि परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे, किस नगरी के। तो धारा नगरी के, ठीक है। इसे याद रखिएगा। चलिए, नौ नंबर प्रश्न है कि मराठी, नेपाली और नेवारी भाषाओं को किस लिपि में लिखा जाता है। तो देवनागरी लिपि में। ऑप्शन डी हो जाएगा। गुणाकर मूल्य ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में की थी। तो मराठी भाषा में। ऑप्शन ए हो जाएगा मराठी भाषा में। मूल्य ने अंग्रेजी और हिंदी की पढ़ाई कहां पर की। तो वर्धा में। ऑप्शन सी। नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा देवनागरी लिपि में। चलिए, हमारा 13वां प्रश्न है कि ये देख रहे हो अक्षर बच्चों, ये इसका संबंध वर्तमान में किस भाषा से है। तो मराठी से है, ठीक है। और बच्चों इसको ल बोलते हैं, ठीक है। इसको ल बोलते हैं। इस भाषा का संबंध वर्तमान में किस अक्षर से है। तो मराठी से है। ऑप्शन बी। चलिए, बांग्ला लिपि प्राचीन लिपि की है। बांग्ला लिपि प्राचीन लिपि की है तो बहन है। चलिए, केरल के शासकों के द्वारा सिक्कों पर वीर केरलस्य शब्द किस लिपि में लिखी गई है। तो नंदी नागरी लिपि में। ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा नंदी नागरी लिपि में। टकसाल शब्द का अर्थ है। तो टकसाल का संबंध सिक्कों से है। ऑप्शन ए। श्रवण बेलगोल स्थान का संबंध है। तो जैन धर्म से। ऑप्शन ए हो जाएगा जैन धर्म से। नागरी लिपि शीर्षक निबंध में निबंधकार है। नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार है। तो गुणाकर मूल्य। ऑप्शन ए। नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा बच्चों भारतीय लिपियों की कहानी से। ऑप्शन बी। चलिए, हमारा 21वां प्रश्न है कि मराठी भाषा की लिपि कौन सी है। मराठी भाषा की लिपि कौन सी है। तो देवनागरी। सिद्धम क्या है। तो सिद्धम एक प्रकार का लिपि है, ठीक है। यानी कि हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, एक प्रकार की लिपि। चलिए, 23वां प्रश्न है कि किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है। किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है। तो बच्चों काशी शहर को। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हो जाएगा काशी। चलिए, मालवा में नगर नागर लिपि का इस्तेमाल होता है ऐसा किसने कहा। तो ऐसा बच्चों अलबेरूनी ने कहा था। ऑप्शन ए। और बच्चों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है ना, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि आपको इस चैनल पे क्लास 10th के सारे सब्जेक्टों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाता है, ठीक है। और बच्चों, इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए, हाँ, 25वां प्रश्न है कि अमोघवर्ष कौन था। अमोघवर्ष कौन था। तो एक प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा था। ऑप्शन बी। मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति में किस भाषा में है। मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में है। तो संस्कृत भाषा में। ऑप्शन सी। बेतमा कहाँ है। ऑप्शन ए हो जाएगा इंदौर के पास। बेतमा कहाँ है तो इंदौर के पास। चलिए, हमारा 28वां प्रश्न है कि ईसा की 14वीं 15वीं सदी में विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को कहा है। तो देवनागरी, सॉरी नंदी नागरी। ऑप्शन ए हो जाएगा नंदी नागरी। हमारा 30वां प्रश्न है कि विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को क्या नाम दिया गया। तो ऑप्शन सी हो जाएगा नंदी नागरी लिपि। या विजयनगर के शासकों के लेख किस लिपि में है। तो नंदी नागरी, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा।
नागरी लिपि कब एक सर्वदेशी लिपि थी? तो 8वीं से 11वीं सदी में, ऑप्शन सी। पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी? पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी? तो ऑप्शन डी हो जाएगा सिद्धम। गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ? गुणाकर मूल्य का जन्म हुआ था 1935 ईस्वी में, और कहां पर? तो महाराष्ट्र में, ठीक है, इसे याद रखिएगा। चलिए हमारा 34वां प्रश्न है कि गुणाकर मूल्य का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये तो पता है, महाराष्ट्र में। परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे? तो धारा नगरी के, ऑप्शन ए। गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता है? तो गुप्तों की राजधानी को देवनगर, ऑप्शन डी। गुणाकर मूल्य ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे? तो ऑप्शन बी हो जाएगा बच्चों 2500 से अधिक। 2500 से अधिक, ये काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसे याद रखिएगा। जो गुणाकर मूल्य थे वो विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे थे? तो 2500 से अधिक, ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए 38वां प्रश्न है कि भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा गुणाकर मूल्य की। इस्लामिक शासक का आरंभ काल है? तो इस्लामिक शासक का आरंभ काल है 12वीं सदी, ऑप्शन ए हो जाएगा 12वीं सदी। गुणाकर मूल्य की मृत्यु कब हुई? तो 2009 ईस्वी में, ऑप्शन डी हो जाएगा 2009 ईस्वी में। नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ मिलते हैं? तो ऑप्शन सी हो जाएगा दक्षिण भारत। नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ मिलते हैं? तो दक्षिण भारत, ऑप्शन सी। चलिए 41वां प्रश्न है कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ मिलते हैं? ये हो चुका है दक्षिण भारत में, ठीक है। चलिए यहाँ 42वां प्रश्न है कि बेतमा दान पत्र किस समय का है? बेतमा दान पत्र किस समय का है? तो 1020 ईस्वी का, ऑप्शन ए हो जाएगा। उत्तर भारत से नंदी नागरी के लेख कब से मिलने लगते हैं? उत्तर भारत से नंदी नागरी के लेख कब से मिलने लगते हैं? तो 8वीं सदी से, ऑप्शन ए हो जाएगा 8वीं सदी से। निबंध के लेखक हैं, जो आपका ये पाठ है नागरी लिपि, इसके लेखक कौन है? तो गुणाकर मूल्य जी हैं, ठीक है। और बच्चों आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि नागरी लिपि गद्य की कौन सी विद्या है? तो निबंध है, ठीक है, इसे याद रखिएगा। चलिए हमारा 45वां प्रश्न है कि तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषाएं है। तो ये सब भाषाएं जो है ये दक्षिण भारत की है, ऑप्शन डी हो जाएगा दक्षिण भारत की। रामायण की रचना किस भाषा में है? तो रामायण की जो रचना है वो संस्कृत भाषा में है, ऑप्शन ए हो जाएगा संस्कृत भाषा में। और बच्चों रामायण के लेखक कौन है? तो वाल्मीकि जी, ठीक है, इसे याद रखिएगा। चलिए यहाँ 47वां प्रश्न है कि नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? तो निबंध है, ऑप्शन बी। दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती है? दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा नंदी नागरी, ऑप्शन सी हो जाएगा नंदी नागरी। 10वीं से 11वीं सदी में किस रचना ने भारत यूरोप के बीच व्यापार संबंध के बारे में बताया है? तो पद्मावत, ऑप्शन सी। दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा सबसे अधिक प्राचीन है? तो तमिल भाषा, ऑप्शन ए हो जाएगा तमिल भाषा। सरहपाद की कीर्ति है? तो दोहा कोश। हमारा 52वां प्रश्न है कि दोहा कोश किसकी कीर्ति है? तो सरहपाद की, ऑप्शन ए। हिंदी के आदि कवि हैं? तो सरहपाद, ऑप्शन डी हो जाएगा सरहपाद। सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है? ये काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, इसे याद रखिएगा कि सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है? तो गुणाकर मूल्य की, ऑप्शन सी। नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा देवनागरी लिपि में। नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है? ये हो चुका है देवनागरी लिपि में। चलिए यहाँ 56वां प्रश्न है कि दंती दुर्ग किस वंश का शासक था? दंती दुर्ग किस वंश का शासक था? तो राष्ट्रकूट, ऑप्शन ए हो जाएगा। विद्या अनुराग के लिए प्रसिद्ध है? तो परमार शासक भोज, ऑप्शन ए हो जाएगा भोज। दंती दुर्ग का चाचा का नाम था? तो दंती दुर्ग के चाचा का नाम बच्चों कृष्ण था, ऑप्शन सी हो जाएगा कृष्ण। दंती दुर्ग के चाचा का नाम था तो कृष्ण हो चुका है। गोमतेश्वर का भव्य पुतला कहाँ है? गोमतेश्वर का भव्य पुतला कहाँ है? तो श्रवणबेल गोल में, ऑप्शन ए। 8वीं सदी में सिलहारों का राज्य कहाँ स्थापित हुआ? 8वीं सदी में सिलहारों का राज्य कहाँ स्थापित हुआ था? तो महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी। किस शासक का व्यक्तिगत नाम देव है?
तो व्यक्ति विक्रमादित्य का, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा विक्रमादित्य का। चलिए, एलोरा का कैलाश मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाया था? तो एलोरा का कैलाश मंदिर राष्ट्रकूट के वंशकों ने बनवाया था, ठीक है, वंशजों ने। चलिए, हमारा तीसरा प्रश्न है कि राष्ट्रकूट की नई राजधानी कहाँ थी? तो राष्ट्रकूट की नई राजधानी थी मान्यखेट, ऑप्शन ए। गणित सार संग्रह की रचना किसने किया था? तो महावीराचार्य ने, ऑप्शन बी। गंग वंश के शासकों का संबंध वर्तमान के किस क्षेत्र से था? तो उड़ीसा से, ऑप्शन ए हो जाएगा उड़ीसा से। और बच्चों, अगर आपको सारे क्वेश्चन एक वीडियो में इस वीडियो में याद नहीं हो रहे हैं, एक बार में याद नहीं हो रहे हैं, तो कोई बात नहीं। जब आप इस वीडियो को 2 या 3 बार देख लेंगे तो आपको बच्चों सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे और आपके माइंड में छप जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, अब हमारा अगला क्वेश्चन है। चलिए, हमारा 46वां नंबर प्रश्न है कि ब्राह्मी शैली का प्रचलन भी था? तो उड़ीसा में, ऑप्शन सी। तो चलिए बच्चों, हमारे सारे क्वेश्चन खत्म हो गए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 6 करेंगे बहादुर, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।